हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत। तो आज से हम कवर करेंगे पॉलिटी के सब्जेक्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं फॉर हरियाणा पीसीएस, उन सभी को हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। और इससे पहले भी हम काफ़ी सारी वीडियोस जो हरियाणा पीसीएस के ऊपर कवर कर चुके हैं तो उन्हें भी जाके ज़रूर से देखिएगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 8th पे सेंट्रल कमीशन की। तो रिसेंटली जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया थे टर्म्स ऑफ रेफरेंस कि यहाँ पे एक 8th पे कमीशन बनाया जाएगा। ये जो कमीशन है ये डिप्लॉय किया जाता है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट पोस्ट के जो पर्सन होते हैं, उनकी सैलरीज़ को यहाँ पे रिवाइज़ किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो जो अभी जो पे कमीशन आया वो 8th पे कमीशन है, यानी 8th टाइम इसे कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है। इसमें एक चेयरपर्सन है और 1 पार्ट टाइम मेंबर है इसमें, और 1 मेंबर सेक्रेटरी, यानी जो सेक्रेटरी लेवल के पर्सन है वो भी इसके मेंबर होते हैं। ये जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है विद इन 18 मंथ्स जब भी इसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। बट इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न है वो 1 जनवरी 2026 से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। अभी जो 8th पे कमीशन बना है उसकी जो जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई जो हैं वो इसके चेयरपर्सन हैं। और इसके जो अदर मेंबर्स की बात करें तो जो IIM बेंगलोर के एक प्रोफेसर हैं पुलक घोष, जो कि पार्ट टाइम मेंबर हैं इस कमीशन के। और इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं पंकज जैन, वो भी इस कमीशन के मेंबर हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इस बार कौन सा पे कमीशन लगा है, कौन उसका चेयरमैन है और कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो सेंट्रल पे कमीशन है उसकी जो रिकमेंडेशन है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगी टोटल 50 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को। अब देखिए, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है कि हर 10 साल बाद यहाँ पे जो सैलरीज और पेमेंट्स होती हैं उन्हें रिवाइज़ किया जाए, बट देखिए कोई मैंडेटरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के ऊपर कि वो किस टाइम पे इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अगर हम इसके मेजर फीचर्स की बात करें तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी कि एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर से इस बॉडी को बनाया गया था गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा इसके पास कुछ एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इस बॉडी का मेंशन नहीं है। बट ये जो काम करती है उसमें एम्प्लॉयज़ का जो रेन्यूमरेशन है, यानी सैलरीज हो गए, उनके ऊपर ये रिकमेंडेशन देती है। और देखिए, ये जो रिकमेंडेशन है ये बाइंडिंग नहीं होती हैं, यानी कि अगर इसने जो रिकमेंडेशन दे दी कि वो गवर्नमेंट को माननी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है, बल्कि एडवाइजरी नेचर की बॉडी है। गवर्नमेंट चाहे तो इसकी जो रिकमेंडेशन है उन्हें एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बॉडी जिसकी बात हम कर रहे हैं कैग, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग ने रिसेंटली एक AI सिस्टम को लॉन्च किया है। यहाँ पे LLM पावर्ड AI सिस्टम है। LLM इज़ योर लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स। ये वो मॉड्यूल्स हैं जिनके ऊपर जो डिफरेंट AI हैं उन्हें बिल्ड किया जाता है। आज के टाइम पे तो अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट के भी हर सेक्टर में आपको कोई ना कोई AI चैटबॉट मिल ही जाएगा, कोई ना कोई AI पावर्ड आपको ऐप मिल ही जाएगी। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, रिसेंटली भाषिनी नाम की एक ऐप है जिसमें जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है उसमें जितनी भी 22 लैंग्वेजेस हैं उन सभी को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। यानी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया, अगर आप किसी पर्सन से दूसरी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं तो ये ट्रांसलेशन ऐप है जो आपको ट्रांसलेशन में हेल्प करती है। ठीक है, इसके बट हम अभी बात कर लेते हैं इस मेन न्यूज़ की कि यहाँ पे हमें क्या बताया गया। तो ये जो नया मॉडल बनाया गया है इसका जो प्रीवियस इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, यानी जो कैग का जो काम होता है वो जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं उन्हें ऑडिट करना होता है। तो उस चीज़ में ये जो ऐप है ये बहुत ही ज़्यादा एक आप बोल सकते हैं बेनिफिशियल है यहाँ पे। यानी एक बार हम इसे डेटा सेट दे देंगे तो ये डॉक्यूमेंट बना के हमें दे सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है कि क्या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट रिपोर्ट भी हमें बना के दे सकता है। और कैग ने इन सभी चीज़ों को डेवलप किया है और उसने एक कनेक्ट पोर्टल भी यहाँ पे डेवलप किया है जो कि टोटल 10 लाख ऑडिट जो एंटिटीज़ हैं उन सभी को यहाँ डिजिटली इंटीग्रेट किया जाएगा कि ताकि अगर कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी ऑब्जर्वेशन आता है या कोई भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, उन सभी रिपोर्ट्स को हम एक ही जगह पे कंपाइल कर सकें और उसे बाद में रिव्यू भी कर सकें।
इसके अलावा देखिए कैग के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जान लेते हैं। तो कैग एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है अंडर आर्टिकल 148। तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है, कई बार आर्टिकल्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। कैग जो है वो गवर्नमेंट के ऑडिट अकाउंट्स को ऑडिट करता है। और गवर्नमेंट के कौन कौन से अकाउंट्स हैं, देखिए कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, यानी जिसमें अगर आप जितने भी लोग टैक्स पे करते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई सेस पे कर रहे हैं, या फिर आप जीएसटी भी पे कर रहे हैं, तो वो कौन से अकाउंट में जाता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अकाउंट में जाता है, यानी वो पब्लिक का पैसा है। और उस अकाउंट का ऑडिट किया जाता है कि क्या ये पैसा सही जगह पे जिस चीज़ के लिए अलोकेट किया गया था उसी चीज़ के लिए स्पेंड किया गया है, क्या इसमें कोई करप्शन तो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये पूरा काम होता है कैग का। और जो कैग है सिर्फ सेंटर्स के नहीं बल्कि स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके अकाउंट्स को भी यहाँ पे ऑडिट करता है। अब ऑडिट की जो रिसीट्स होती हैं वो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो रिसीट्स होती हैं, यानी गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उन सभी को ऑडिट करता है अगर कोई एक्स्ट्रा रेवेन्यू यहाँ पे गवर्नमेंट जनरेट कर रही है। इसी के साथ साथ जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स होती हैं, यानी जो पीएसयूज होते हैं, उनके अकाउंट्स को भी यहाँ पे कैग ऑडिट करता है। और इसके बाद ऑडिट करने के बाद ये जो अपनी रिपोर्ट है ये प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंटर गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो सेंटर गवर्नमेंट और जो पीएसयू से रिलेटेड, यानी जो पीएसयू डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन करता है, उनकी रिपोर्ट्स डायरेक्टली कहाँ पे, फिर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इन सभी रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। और जो स्टेट्स के अकाउंट की रिपोर्ट है उन्हें गवर्नर को भेजा जाता है, और फिर गवर्नर जो है उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करते हैं कि गवर्नमेंट ने कितनी कितनी जगहों पर क्या क्या खर्चा किया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो है यूपीएससी। यूपीएससी को अगर देखिए, यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं। सिविल सर्विसेज की अगर बात करें तो इसका जो ओरिजिन देख सकते हैं, हम देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के टाइम से। 1926 में सबसे पहले जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो इस्टेब्लिश की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन। इन्होंने बोला था कि हमें जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है, इंडियन जो हम मतलब ब्रिटिशर्स की वहाँ पे रिक्रूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंडियन को कैसे रिक्रूट किया जाए उस चीज़ के लिए बॉडी बनाई गई थी। और इसके हेड थे रोस बेकर। देखिए वैसे तो ये हिस्ट्री का पार्ट है, बट अगर ये यूपीएससी की बॉडी इस टाइम पे न्यूज़ में है तो इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लाइकली है, तो आप इस फैक्ट को भी अच्छे से पढ़ के जाइए। इसके अलावा फिर अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, फिर उसने एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बात की थी। इसके अलावा यूपीएससी ने अभी रिसेंटली एक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल यहाँ पे पोस्ट किया है जिसमें फेस रिकग्नाइज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की गई है, यानी जो बंदा फॉर्म भर रहा है और जो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है वो क्या सेम पर्सन है। तो एआई का यूज़ करके, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि इस तरह के फ्रॉड आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में ना किए जाएं। और इस बार जो यूपीएससी का नया फॉर्म भी आया था उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले थे। एक और मेजर इनिशिएटिव है यूपीएससी का जो है प्रतिभा सेतु। इस इनिशिएटिव के अंदर होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्ज़ाम को देते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम को, अगर वो इंटरव्यू की स्टेज तक पहुँच गए तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। यानी अगर आप इतनी मेहनत करके आपने इंटरव्यू दिया तो आपने मतलब मीन्स की तक तो पढ़ाई की है कि आपने इतने लेवल्स को पार किया है, तो यहाँ पे यूपीएससी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है इस पोर्टल के थ्रू जिसका नाम है प्रतिभा पोर्टल। तो देखिए यहाँ पे आपको एक तो पोर्टल का नाम याद रखना है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको याद रखना है। देखिए अभी का जो एग्ज़ाम है, यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसे बोलते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। तो पुराने टाइम में जो इनिशियली इस एग्ज़ाम के लिए कमेटी बनी थी वो थी मैकॉले रिपोर्ट, जिसने ये बताया था कि हमें सिलेक्शन किस बेस पे करना चाहिए, मेरिट बेस पे करना चाहिए। और फिर यही जो सिस्टम है आगे चल के क्या बन गया, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की नींव बना इंडिया में। और अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोठारी कमेटी को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में, जिसने ये कहा था कि जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है हमें 3 स्टेजेस में कंडक्ट करवाना चाहिए, प्रीलिम्स की स्टेज, मेंस की स्टेज और इंटरव्यू की स्टेज।
और साथ ही साथ में इन्होंने बाकी टाइम टू टाइम जो भी रेकमेंड यूपीएससी कुछ ना कुछ चेंजेस करता ही रहता है, तो डिफरेंट कमेटीज़ यहाँ पे बनती रहती हैं कि रिव्यू करते रहें और टाइम के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूपीएससी में चेंजेस होते रहें। अब देखिए रिसेंटली ही जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक पैनल सेटअप किया गया है कि फॉर हायर एजुकेशन सेक्रेटरी जो है विनीत जोशी, उनके अंडर, और उन्हें बोला गया है कि आप ये असेस करके हमें बताएं कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिपेंडेंसी जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके ऊपर कम हो सके। देखिए ये तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का टाइम बोल सकते हैं। जैसे ही यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो डिफरेंट टॉपर्स बताते हैं कि उन्होंने मतलब कौन कौन से रिसोर्सेज यहाँ पे रेफ़र किए थे। तो उसी के साथ साथ बोला था कि कोचिंग माफिया, एक आप बोल सकते हैं नेगेटिव टर्म में कोनेट किया जाता है कोचिंग को। तो उसी के लिए कि इस सिस्टम को कि हम कैसे बेटर बना सकते हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट हो और इस तरह के कोचिंग के बिना अगर वो कर पाएँ। तो इसमें तो वैसे देखिए कोचिंग के बिना ये तो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की कितनी कैपेबिलिटी है, क्या वो कोचिंग के बिना कोई एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। काफ़ी लोग सेल्फ स्टडी के थ्रू भी करते हैं। तो ये उस चीज़ के लिए कमेटी बनाई गई है अंडर विनीत जोशी। तो यहाँ पे आप ये नाम ज़रूर से याद रखिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंटर है कि सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो एक नॉर्मल फैक्ट है, इसे भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो रिसेंटली नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ने कुछ नई गाइडलाइंस यहाँ पे इशू की हैं कि जो भी इस कमीशन के अंदर रिपोर्ट्स आती हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, उन्हें किस बेसिस पे रिजेक्ट क्लोज किया जाएगा। तो देखिए जो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई पेंडेंसी है, ये तो बात खैर गवर्नमेंट एजेंसी की अगर हम कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में ही इतने हाई पेंडेंसी केसेस देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। तो जो नॉन एससी इंडिविजुअल्स हैं अगर वो इस मैकेनिज़्म का मिसयूज़ कर रहे हैं तो उन रिपोर्ट्स को, उन कंप्लेंट्स को यहाँ पे नहीं माना जाएगा, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। देखिए इसी के अंदर 3 विंग्स हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अंदर। एक है सर्विस सेफगार्ड विंग, यानी वो पर्सन जो कि सर्विसेज में हैं और शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं, उनके प्रमोशन से रिलेटेड कोई इशू है या फिर वहाँ पे करप्शन का कोई इशू है, तो इस तरह के जो केसेस है वो ये विंग डील करता है। इसके अलावा हो गया फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट विंग। ये आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि सोशल डेवलपमेंट और अगर इकोनॉमिकल कोई वीकर सेक्शन है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कोई भी केस है वो ये विंग हैंडल करता है। इसके अलावा फिर है अट्रोसिटीज़ एंड प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स विंग। देखिए अट्रोसिटीज़ आप माने SC ST, अगर आपने पिछले टाइम में भी हम बात करें तो SC STs जो पिछड़ी जाती रही उनके साथ ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ें रही हैं, जिसको ओवरकम करने के लिए, उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे ये कमीशन लेके आई और नए एक्ट भी लेके आएगा। और इसी से रिलेटेड आप बताइए कि आर्टिकल 17 किस चीज़ के बारे में बात करता है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है और आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं तो ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आता है। तो आर्टिकल 7 किस चीज़ के बारे में बात करता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कंप्लेंट ये रिजेक्ट कर सकते हैं अगर कोई ऐसी कंप्लेंट है जिसमें आपने साइन नहीं किया है, यानी आपने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स को फाइल नहीं किया है, आपने जो अपनी कंप्लेंट बताई है वो इम्प्रॉपर है, यानी प्रॉपरली लिखी नहीं गई है, या तो हिंदी में नहीं लिखी गई या फिर इंग्लिश में, या फिर आपने किसी और लैंग्वेज में लिखी है जो कि यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपकी कंप्लेंट एनोनिमस है, देखिए एनोनिमस रखना इस तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आपका नाम जिसके खिलाफ आप कंप्लेन करें उस इंसान को नहीं पता चलेगा, बट जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें ये वेरीफाई करने के लिए कि आपकी जो कंप्लेन है वो जेन्युइन है, उसके लिए आपकी आइडेंटिटी आपको बतानी पड़ती है, यानी आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन का स्टेटस यहाँ पे फाइल करना पड़ता है। देखिए इसके अलावा अट्रोसिटी से रिलेटेड जो कंप्लेन है वो बिना सुने यहाँ पे बंद कर सकते हैं, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा हाई पेंडेंसी है। अनोनिमस कंप्लेन है जिनके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। तो ये थी करंट की न्यूज़। अब देखिए हम थोड़ा इसका स्टैटिक के बारे में जान लेते हैं कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो क्या है। वो ये देखिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 338। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2003 में हुआ था, उसके अंदर पहले एक थी हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। फिर हमने इन दोनों कमीशंस को अलग अलग बाइफरकेट कर दिया, क्योंकि हमने ये देखा
कि जो शेड्यूल कास्ट है और जो शेड्यूल ट्राइब है, दोनों के ही जो कंसर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा अलग हैं। शेड्यूल कास्ट फिर भी एक लेवल तक जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर इंटीग्रेटेड है, पर जो शेड्यूल ट्राइब कई तो ऐसी हैं कि जिनमें एजुकेशनल लेवल कुछ भी नहीं है, यानी वो कभी स्कूल ही नहीं गए हैं, है ना। उनकी एक अलग ही लैंग्वेज है, उनका एक अलग ही कल्चर है, और वो उनका जो रहने का एरिया है वो भी बिल्कुल आइसोलेटेड है। उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, कई ट्राइब तो ऐसी हैं कि सिर्फ 20 से लेके 40 तक उनकी ही पॉपुलेशन है। तो इस तरह की स्पेशल नीड्स को केटर करने के लिए ये दोनों कमीशंस को अलग कर दिया गया था 2003 के अंदर। अब देखिए बात कर लेते हैं कि अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है और क्या टेन्योर रहता है। चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं, और कुछ अदर मेंबर भी यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। इन मेंबर्स को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और अगर हम उनकी कंडीशन सर्विसेज की बात करें तो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं, कोई फिक्स ऐसा कोई फिक्स यहाँ पे उनका टेन्योर नहीं है। टेन्योर मतलब कितने टाइम तक वो काम करेंगे, जो भी मेंबर वहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं वो कितने टाइम तक उस कमीशन के मेंबर रहेंगे। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ये प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन पे डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा पावर की बात करें तो एक सिविल कोर्ट अथॉरिटी की पावर यहाँ पे जो शेड्यूल कमीशन है उसके पास होती है, यानी अगर कोई भी सिविल मैटर है उसमें ये इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं। अगर किसी इंसान को सम्मन करना है यानी कोर्ट के आगे हाजिर होना है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। कोई अगर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे ये मंगवा सकते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट एविडेंस है उनके बेसिस पे अपना यहाँ पे जो डिसीजन है वो लेते हैं। ऑब्वियसली इनके जो डिसीजन है इनके अगर आपको लगता है कि ये अनजस्ट डिसीजन है तो उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और फिर ऐसे आगे सुप्रीम कोर्ट में। मॉनिटरिंग सेफगार्ड की तरह इसे आप ये समझ लीजिए कि जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनके लिए एक लीगल सेफगार्ड की तरह ये काम करता है, जिसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है। ये इन दोनों एक्ट के अंदर इस जो कमीशन है इसके अंदर कंप्लेंट्स भी फाइल की जाती हैं। और SC/ST जो कमीशन है ये अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, और फिर जो प्रेसिडेंट है उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के आगे रखते हैं। तो देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर प्रेसिडेंट वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अभी तो हमने देखा था एक तो कैग की रिपोर्ट हो गई है ना, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो होते हैं वो जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, वो रिपोर्ट भी जो प्रेसिडेंट है पार्लियामेंट में टेबल करते हैं। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट हैं वो जो SC/ST यानी SC यानी शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब कमीशन है ये दोनों भी एनुअली अपनी रिपोर्ट लगाती हैं कि किस कम्युनिटी का कितना यहाँ पे किस तरह का स्टेटस है और क्या बेटर मेजर्स हमने लेने चाहिए आगे उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने की। तो ये वाली जो रिपोर्ट है ये भी प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट में टेबल करते हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। ये वाली कमीशन भी काफ़ी न्यूज़ में थी क्योंकि रिसेंटली जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने रिस्पॉन्स करते हुए यूनियन गवर्नमेंट को बोला था कि एक लॉन्ग पेंडिंग वैकेंसीज़ हैं, यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ में जो चेयरपर्सन है जो मेंबर्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो खाली पड़ी थी काफ़ी टाइम से। और जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है ये काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ये क्वासी जुडिशियल पावर है इसके पास, यानी जुडिशियल की जो जुडिशरी होती है यानी जो कोर्ट्स होते हैं उन्हीं की तरह ये काम कर सकते हैं, बट क्वासी जुडिशली है, यानी कुछ मैटर्स पे ये यहाँ पे पनिशमेंट और इस तरह के जो अपने यहाँ पे डिसीजन दे सकती हैं। टोटल 7 मेंबर होते हैं इस कमीशन के अंदर इंक्लूडिंग चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन, और जो 5 मेंबर हैं इंक्लूडिंग चेयरपर्सन वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही बिलोंग करने चाहिए। यानी आप इस क्राइटेरिया को बोल सकती हैं ये एक तरह की रिजर्वेशन दी हुई है कि अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए आपने कोई कमीशन बनाया है तो उसमें अगर टोटल 7 मेंबर्स हैं एटलीस्ट 5 मेंबर माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करने चाहिए। और जो ये कमीशन बना है ये बना है अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट। इंडिया में अगर हम बात करें टोटल 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसीज हैं और जैन हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप ज़रूर याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में कौन कौन सी जो कम्युनिटीज़ हैं जिनको माइनॉरिटी स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, अगर देखिए ये जो बॉडी है ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट के अंदर बनी है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब देखिए जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उन्हें नोटिफाई कौन करता है? उन्हें नोटिफाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट।
नोट द कमीशन, कमीशन जो है यहाँ पे सिर्फ वो लिस्ट करती है कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया ये जो कम्युनिटी है ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है, और जो कमीशन है सिर्फ लिस्टिंग का काम करती है, नोटिफाई उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, यानी आइडेंटिफाई। ठीक है, करंटली ये जो 2014 के अकॉर्डिंग भी 6 ही माइनॉरिटीज़ हैं जो हमने ऊपर देख ली ऑलरेडी। इसके अलावा बात करें तो इनकी जो चेयरमैन है और मेंबर है उन्हें अपॉइंट कैसे किया जाता है, तो कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। देखिए कई बार आपको ये स्टेटमेंट देके कंफ्यूज किया जा सकता है कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है उसके चेयरपर्सन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट ये फैक्ट गलत होगा। करेक्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे इन मेंबर्स को अपॉइंट करती है, और ये जो मेंबर होते हैं इनका जो टेन्योर होता है वो 3 इयर्स का होता है, यानी 3 साल के लिए अपने ऑफिस में रहते हैं। इसके अलावा अगर हम इनके पावर की बात करें तो जैसे ही कि जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब थी, उस तरीके से जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है उसके पास जो सिविल कोर्ट की पावर है वो नहीं होती है, बट ये क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी होती है जो उसे इनिशिएट कर सकती हैं। अगर आपको इनको लगता है कि माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ डिफरेंट प्रोविज़न हमें इंट्रोड्यूस करने चाहिए तो वो रेकमेंड कर सकती है, और इसकी जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक एडवाइजरी कमेटी की तरह काम करती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए वैसे तो ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो गवर्न की जाती है अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, यानी सेंट्रल एजेंसी है और दिल्ली पुलिस एक्ट के अंदर इसे बनाया गया था। स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट फॉर्म्ड इन 1941 में बनाया गया था टू वीड आउट करप्शन। मेनली देखिए ब्रिटिशर्स के टाइम से ही ये बॉडी बनी हुई है टू एलिमिनेट करप्शन, क्योंकि जो पोस्ट वॉर प्रोक्योरमेंट हुए थे उसको लेके यहाँ पे ये बॉडी बनी गई थी। प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन बॉडी है, सिर्फ जो नेशनल इम्पोर्टेंस के कोई ऐसा केस है उसे इन्वेस्टिगेट करती है, या फिर जो इंटर स्टेट रिलेटेड इश्यूज होते हैं। ठीक है, अगर हम मेनली बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक वेल डेवलप्ड जूरिस्प्रूडेंस इम्पोज। देखिए जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है कि किन चीज़ों पे जो CBI है वो इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट कर सकती है। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करता है, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि मान लीजिए कोई ऐसा केस है जो बहुत ही ज़्यादा नेशनल इम्पोर्टेंस का है, या वहाँ पे ज़रूरत है एक अच्छी एजेंसी को इन्वेस्टिगेट करने की, तो वो जो केस है वो CBI को ट्रांसफ़र कर सकता है, और ऐसी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। अब मेनली वो केस कौन से हो सकते हैं, मान लीजिए कोई सिस्टमिक फेलियर है, सिस्टमिक फेलियर से रिलेटेड। सिस्टमिक फेलियर मान लीजिए कोई एजेंसी है जो ढंग से काम नहीं कर रही, या फिर कोई ऐसा हाई प्रोफाइल केस है जिसमें कोई हाई रैंक स्टाफ है जो ऑफिशियल है वो इन्वॉल्व है, या फिर ये हो सकता है कि कोई पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने वाला जो पर्सन है वो इन्वॉल्व है, या फिर कोर्ट्स को डाउट है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है उसे हैम्पर किया जा सकता है, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, और जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी है उसे यहाँ पे इम्पैक्ट किया जा सकता है, यानी न्यूट्रलिटी को जहाँ पे भी इफ़ेक्ट किया जा सकता है उस केसेस में यहाँ पे CBI इन्वेस्टिगेशन करती है। देखिए मेनली जो 2 एंट्रीज़ होती हैं, मान लीजिए पब्लिक ऑर्डर जो कि क्राइम से रिलेटेड होते हैं, कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्राइम हो रहा है जो पब्लिक ऑर्डर को इम्पैक्ट कर रहा है, यानी लार्ज पॉपुलेशन को इम्पैक्ट कर रहा है, जैसे आपके साइबर फ्रॉड्स हो गए, है ना, अगर कोई किलिंग हो गई, जैसे अगर आपने रिसेंटली देखा हो बीच में किसी भी इंसान को उन्होंने पीट के मार दिया। ठीक है, इस तरह के केसेस हो गए, कम्युनल वायलेंस हो गए, इस तरह के केसेस जो लार्जर पब्लिक को इम्पैक्ट करते हैं। और जो पुलिस है यानी स्टेट पुलिस जो आती है वो डायरेक्टली किसके अंदर आती है, स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आती है। तो देखिए क्राइम और क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करना और क्रिमिनल को यहाँ पे सज़ा दिलाना मेनली जो काम है वो पुलिस का होता है जिस स्टेट में वो क्राइम हुआ है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा केस है जो कि अलग नेचर का है और उसको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करवानी ज़रूरी है, तो CBI को वो केस ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई हैं। बट अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पब्लिक ऑर्डर है और जो पुलिस है, स्टेट पुलिस, वो किस कैटेगरी के अंदर आती है, 3 लिस्ट है हमारे पास 7 शेड्यूल में, 3 लिस्ट हैं, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है। तो स्टेट लिस्ट के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट्स आते हैं। और देखिए हरियाणा PCS में पहले भी इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कौन सा सब्जेक्ट किस लिस्ट के अंदर आता है, तो ये जो फैक्ट है आप अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए
ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनी है, तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये काम करती हैं, ठीक है। और इसको जो सांताराम कमेटी थी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर और बनाया गया था, ठीक है। और मेनली ये ऑपरेट करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे बॉडी है वो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो देखिए ये जो बॉडी है ये न्यूज़ में इसलिए थी, रिसेंटली जो हमारी प्रेसिडेंट है श्री द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने एक IAS ऑफिसर है जिनका नाम है राजकुमार गोयल, उन्हें रिसेंटली चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए ओथ यहाँ पे दिलवाई है। और रिसेंट टाइम में ही एक फुल पैनल हमें फर्स्ट टाइम 9 साल हो गए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो बॉडी है उसे बने हुए, और पहली बार हम देख रहे हैं कि यानी सारी पोजीशन फिल्ड अप है। इसका जो कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और 10 अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर इस बॉडी के अंदर होते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और किसके बेसिस पे अपॉइंट करते हैं, एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, जो कि इसके चेयरपर्सन भी होते हैं इस कमेटी के। इसके अलावा फिर लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि लोकसभा में है। आप बताइए अभी रिसेंटली कौन है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इसके अलावा जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी एक इंक्लूड किए जाते हैं, जिन्हें कौन नॉमिनेट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। यानी टोटल इस सिलेक्शन कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं जो कि रेकमेंड करते हैं कि कौन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा। चलिए, अब जो भी पर्सन यहाँ पे एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट हो रहे हैं वो पर्सन ऑफ एमिनेंस होने चाहिए इन पब्लिक लाइफ। यानी पब्लिक लाइफ पे जो इनकी इमेज होनी चाहिए वो पॉजिटिव साइड पे होनी चाहिए। वो किसी लॉ के फील्ड को भी बिलोंग कर सकते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड को भी बिलोंग कर सकते हैं, सोशल सर्विस हो गया, मैनेजमेंट हो गई, जर्नलिज्म है, मास मीडिया है, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गवर्नेंस, यानी किसी भी फील्ड से वो बिलोंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो कोई MP या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर वो कोई गवर्नमेंट पोजीशन पे है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का फ़ायदा ले रहे हैं। या फिर कोई पॉलिटिकली अफिलिएट पर्सन है और बिजनेस और प्रोफेशन में इस तरह से इन्वॉल्व हैं जिनका डायरेक्ट लिंक पॉलिटिकल पार्टी से है, तो इस तरह के जो पर्सन है उन्हें यहाँ पे अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अगर हम टेन्योर की बात करें, यानी कितने टाइम तक यहाँ पे अगर मेंबर बने रह सकते हैं, तो वो सेंटर डिसाइड करता है और मैक्सिमम एज है 65। यानी अगर पर्सन कोई 65 का है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा या फिर उसका जो पीरियड है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो उस कमीशन के मेंबर नहीं रह सकते, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे जो मैंडेट है ये RTI, क्योंकि देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन जो 2019 है उसके अंदर ये चेंज किया गया है कि सेंटर ये डिसाइड करेगा कि कितना टेन्योर रहेगा कितना नहीं। अब देखिए जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी जो भी आप RTI फाइल करते हैं किसी भी अथॉरिटी को लेके, कुछ भी चीज़ आपको जाननी होती है, तो यही जो कमीशन है ये आपको पूरा डेटा आपको इनकॉर्पोरेट करके देता है। अगर आपकी जो कंप्लेन है या फिर आपकी जो इंक्वायरी एक्सेप्ट हो जाती है, यही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अगर हम पावर की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि एक सिविल कोर्ट की जो अथॉरिटी होती है वो इस कमीशन के पास है। ये किसी को अगर कोई कंप्लेन इनके पास आई है तो उसे इंक्वायर कर सकते हैं, कंप्लेन को सम्मन कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट है उसे इनिशिएट कर सकते हैं और एग्जामिन कर सकते हैं विटनेसेस को। इसके अलावा जो जुरिस्डिक्शन है वो बाइंडिंग इन नेचर है, यानी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिसीजन इज बाइंडिंग एंड इट कैन नॉट बी इम्पोज पेनल्टी एक्सेप्ट PIO। यानी किसी तरह की पेनल्टीज़ आपके ऊपर नहीं लगाई जाएंगी, बट मान लीजिए आपने कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे RTI के अंदर अगर मांगी है और अगर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने जो भी डिसीजन ले लिया, मान लीजिए वो कह देते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो वो एक वैलिड यहाँ पे बाइंडिंग डिसीजन माना जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बॉडी है वो है लोकपाल। तो देखिए ये न्यूज़ में इसलिए है कि रिसेंटली जो लोकपाल देखिए लोकपाल एक बॉडी है जो कि करप्शन के अगेंस्ट यहाँ पे कंप्लेन आप कर सकते हैं जो भी कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसके खिलाफ, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे कंप्लेन रिसीव करता है लोकपाल, उसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई है। यानी क्या ऐसा हो गया कि इंडिया में करप्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया कि कोई कंप्लेन नहीं यहाँ पे की जा रही है, तो इस तरह की बात थी और ये इसलिए न्यूज़ में थी।
लोकपाल की अगर हम बात करें तो एंटी करप्शन ओम्बड्समैन है, यानी प्राइमरी बॉडी है जो कि करप्शन के केसेस को यहाँ पे हैंडल करती है। और ये जुरिस्डिक्शन इसका है कि ये जितने भी करप्शन रिलेटेड एलिगेशन है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट हो या फिर यूनियन मिनिस्टर्स हो या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, इन सभी के अगेंस्ट यहाँ पे इंक्वायरी कर सकती है। लार्ज नंबर जो कंप्लेन है उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है, कुछ तो टेक्निकलिटीज़ की वजह से, कुछ फॉर्मेट की वजह से और कुछ प्रोसीजरल एरर की वजह से। देख रहे हैं, अगर इस तरह की कंप्लेन आपको करनी है तो आप एक प्रॉपर फॉर्मेट देखिए जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट, यानी अगर आप लोकपाल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक कंप्लीट फॉर्मेट मिल जाएगा, उसमें ही आपको इस तरह की कंप्लेन करनी है। अदरवाइज़ इस तरह की कंप्लेन को जो लोकपाल है वो डिसमिस कर देता है। और देखिए मेजर चीज़ आप ये भी समझिए कि 2013 के बाद इसे इस्टेब्लिश किया गया था जन आंदोलन के बाद, बट ये कोई भी एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश नहीं करता है। 2021-22 से तो कोई ही रिपोर्ट इसने पब्लिश नहीं की है कि कितना करप्शन का डेटा है, क्या कौन से मिनिस्टर के खिलाफ क्या कंप्लेन आ रही हैं। इससे देखिए एक अकाउंटेबिलिटी और आप ट्रांसपेरेंसी का प्रिंसिपल बोल सकते हैं जो कि यहाँ पे लैक होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो रिसेंटली लोकपाल में टोटल 7 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, जो कि सेंशन स्ट्रेंथ है 8, वही यहाँ पे टोटल है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कमीशन है वो है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। ठीक है, ये 1958 में बनी थी, एक ऑटोनोमस ट्राईपार्टीड ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसमें इक्वली ही रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट का, इंडस्ट्रीज़ का और लेबर का, यानी तीनों ही इंडस्ट्रीज से लोग यहाँ पे मेंबर हैं इस कमीशन के अंदर। इसका जो मेन पर्पस है कि इसको प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट में काम करना है। ये क्या करती है, कंसल्टेंट प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, रिसर्च करती है और सेमिनार्स कंडक्ट कराती है, अवार्ड देती है, यानी जो लोग एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करते हैं इंडस्ट्री के एरिया में, लेबर लॉज के उसमें, और यहाँ पे डेटा डिसेमिनेशन का काम करती है अक्रॉस इंडस्ट्रीज, सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों ही जो सेक्टर हैं इंडियन इकोनॉमी के, उनके बेटरमेंट के लिए ये जो एजेंसी है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल वो यहाँ पे काम करती हैं। इसके अलावा जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है एशिया प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसे 1961 में टोक्यो में बनाया गया था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल यानी जितनी भी जो देश हैं उनकी जो गवर्नमेंट है उनके जो पर्सन है यहाँ पे मिलके बैठ के बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो टोटल अभी तक 21 मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। देखिए वो ऑर्गेनाइजेशन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि इंडिया जिनका फाउंडिंग मेंबर रहा है। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी बूस्ट पे ये काम करते हैं रीजनल कोऑपरेशन के अंदर, यानी अभी जैसे रिसेंटली हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि यूएस ने इतने टैरिफ लगा दिए हैं, है ना, इंडिया का एक्सपोर्ट काफ़ी कम हो गया। अभी जो रिसेंटली वॉर चल रही है यूएस, ईरान और इजराइल की जो वॉर चल रही है, उस वजह से भी काफ़ी सारा जो ट्रेड का नुकसान है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। बट ये इस तरह की कुछ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जो एशिया के रीजन में ट्रेड और सर्विसेज है उनका जो ट्रेड बढ़ाने के लिए इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम करती है। बट देखिए इस तरह के जो वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स है जो कि हर कंट्री को इम्पैक्ट कर रही है, उस तरह के सिनेरियोज में किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन कुछ काम नहीं रह जाती है। बट जब हम स्टेबिलिटी के टाइम पे इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा एक इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं कि कौन कौन चीज़ों को हम यूज़ करके यहाँ पे अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। टोटल 30 जो रीजनल डायरेक्टरेट्स हैं यहाँ पे इसके। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोडक्टिविटी जो कि चेन्नई में है, वो लोकल प्रोडक्टिविटी काउंसिल्स को यहाँ पे ऑपरेट करता है इंडिया में, और इंडिया फॉर्मली अज्यूम इसकी चेयरमैनशिप की थी फॉर 2025-26। और देखिए इस बार चेयरमैनशिप भी इंडिया ने अज्यूम की है। तो ये जो काउंसिल है एक थोड़ी ज़्यादा आप यहाँ पे डबल स्टार मार्क कर लीजिए, इसे तो आप ज़रूर से ही पढ़ के जाइएगा। ठीक है, की फंक्शन वही एनर्जी एफिशिएंसी ऑडिट करना, स्किल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो क्वालिटी मैनेजमेंट है उसे यहाँ पे प्रमोट करना। अब देखिए जब स्कीम बना ली है तो उनको मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या आपको उन स्कीम्स में चेंज करने की ज़रूरत है, क्या आपने जो स्कीम्स जिस ऑब्जेक्टिव के लिए लेके आए थे क्या आपका कोई ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं। उस तरह के काम को या फिर कोई पॉलिसी एडवाइजरी है किस तरह से हम इसे यहाँ पे सही कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए एक थिंक टैंक की तरह ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है फॉर विकसित भारत प्रोडक्टिविटी गोल। देखिए विकसित भारत
2047, अगर आपने सुना है 47, यानी 47 तक इंडिया का टारगेट है कि उसे एक विकसित भारत के रूप में ग्लोबल इकोनॉमी में बनना है। ठीक है, तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो। तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए।